ज्यादा जोर मिलिट्री और आर्मामेंट इंडस्ट्री को मजबूत करने का था, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर वहीं से आते थे। तो इसलिए जो उसका जो औद्योगिकरण है वो एक सैन्य औद्योगिकरण था, और जो उसकी जो सैनिक शक्ति है वो धीरे धीरे 20 के दशक के अंत से और 30 के दशक में के शुरुआत में वो और तेज होने लगी। और भी समय की समस्याएं हैं जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम जर्मनी में क्या हुआ उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझ रहे हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका जो संकट था वो 1929 और 1933 के बीच और ज्यादा गहरा गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक डिप्रेशन था, एक पूरी जो अर्थव्यवस्थाएं थी अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, वो बहुत गहरे संकट में थी और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। और इसके चलते जो इन अर्थव्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं उसका समाधान उनको लगा। तो एक रास्ता तो वो था जहां पर जो वर्ग संघर्ष था वो तेज हो रहा था, और उस वर्ग संघर्ष में समाजवादी और जो कम्युनिस्ट थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दूसरी तरफ जो दक्षिणपंथी थे उनका यह प्रयास था कि किसी तरह से इस वर्ग संघर्ष को इस दिशा में ले जाए जिसमें से कि कम्युनिस्ट आंदोलन, समाजवादी आंदोलन की तरफ जो मजदूर वर्ग है वो उनकी तरफ ना मुड़े। तो ये बड़ा सीधा वर्ग संघर्ष हमें देखने को मिलता है इस गहराते हुए जो जो आर्थिक संकट था, विशेषकर 1929 और 1933 के बीच। इसी समय नाजी पार्टी का उद्भव होता है। ये विचार पहले भी अपने आप में काफी फैलाने के प्रयास किए जा रहे थे 20 के दशक में। नाजी पार्टी का गठन पहले 1919 में हुआ, उसकी पार्टी का नाम दूसरा था, उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर 1920 में उसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से उसको दोबारा से संगठित करने का प्रयास हुआ, और उस के द्वारा और इसमें बहुत हद तक वो लोग थे जुड़े हुए जो उन मिलिशिया, उन हथियारबंद प्राइवेट सेनाओं का हिस्सा थे जिन्होंने जर्मन क्रांति को विफल करने में मदद करी थी। ये जो इस प्रकार की जो निजी सेनाएं थी, उनका जो दक्षिणपंथी निजी सेनाएं थी, यंग लोग, बेरोजगार लोग, तो यंग और नौजवान जो बेरोजगार हैं वो किस तरह से दक्षिणपंथ की तरफ, किस तरह से फांसीवादी समझ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक समझ, जो एक विचार जो नाजी पार्टी फैला रही थी वो ये थी कि हमारी सारी समस्याएं जो हैं यहूदियों की वजह से। जर्मनी तो एक बहुत महान देश है। ये फांसीवादी जो इस प्रकार का जो उग्र राष्ट्रवाद है वो फांसीवादी समझ की एक बहुत उसकी बड़ी बुनियादी उसकी समझ होती है। और उसमें वो राष्ट्रवाद, जब उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्र को परिभाषित कैसे किया जाए, उसमें कौन से ऐसे वर्ग हैं, कौन से ऐसे समुदाय हैं जिनको वो कहते हैं कि ये राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, ये राष्ट्र केवल एक समुदाय का है। तो वहां उस संदर्भ में जर्मन कौन है? जर्मन तो सभी हैं जो और कई धर्मों को मानने वाले हैं, कई प्रकार के समुदाय हैं, और वो सब जर्मनी का हिस्सा है। लेकिन उनका कहना कि नहीं, जर्मनी का मतलब है, और ये सुनिए आप, क्योंकि ये हमारे पास जो कई ये विचार हैं जिससे संघ परिवार बहुत प्रेरित है, और 30 के दशक से उन विचारों को जिस प्रकार से वो उसका प्रोपेगेंडा करने का प्रयास है कि जर्मन केवल वो हैं, सही माने में ये राष्ट्र केवल उनका है जो आर्य है, केवल उनका है। ये जो बाकी लोग हैं, अब आप ये देखिए ध्यान से कि यहूदी जो है, यहूदी धर्म है, वो नस्ल नहीं है। नस्ल उस मायने में, जिस मायने अर्थ में पहले इस बात को
कहा जाता था कि विशेष प्रकार के उनका नाक नक्शा, रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, नाक किस प्रकार की होगी, होंठ किस प्रकार के होंगे, ये सब जो है, ये समझ जो थी वो नस्लवाद की समझ थी। तो उसमें ये समझ थी कि कुछ नस्लें हैं जो ज्यादा विकसित हैं, जो प्रकृति ने ही उनको बहुत विकसित बनाया है, और बाकी नस्लें जो है वो विकसित नहीं है, और उसमें एक पदानुक्रम है, तो जो सबसे नीचे हैं वो लगभग जानवरों के बराबर है, इस प्रकार की समझ। तो जो सबसे विकसित है, अब यूरोप में ये जो विचार था कि सबसे विकसित वो नस्लें हैं, तो क्योंकि यूरोप का राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से वर्चस्व था, तो सबसे श्रेष्ठ नस्लें तो वही होंगी। जिस प्रकार की विचारधारा वो प्रस्तुत कर रहे थे या जिसको फैला रहे थे, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ नस्लें हैं वो उनकी समझ से वही थी जो यूरोप में जो की थी, और वही जो उनके जिस प्रकार का नाक नक्शा था, वही उस प्रकार का नाक नक्शा जो है वो सबसे श्रेष्ठ नस्ल की पहचान है। तो ये जो विचार थे, नस्लवादी समझ के जो विचार थे, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये बात की जाती है कि ये राष्ट्र केवल जर्मन नस्ल का है, तो वो नस्ल को भी, और जर्मन कौन होंगे, तो एक नस्लवाद से प्रेरित एक समझ और एक परिभाषा उन्होंने विकसित करी, जिसमें जर्मन अर्थात आर्य, जो आर्य नहीं है वो जर्मन नहीं। तो इसलिए यहूदी जो थे वो एक धर्म से नस्ल बन गए। तो ये समझ कि वो उनकी नस्ल ही अलग है। अगर नस्ल अलग है, वो कई सदियों से जर्मनी में रह रहे हैं, वो इस बात को ध्यान में रखिए कि सदियों से जर्मनी में रह रहे थे यहूदी, तो वो तो जर्मन है, जर्मन बोलते हैं, जर्मन तौर तरीके हैं, उनका वही खाना है, वही रहन सहन है, उनकी धार्मिक मान्यता अलग है। लेकिन ये कहा जाने लगा, ये जो फासीवादी समझ थी, नाज़ी समझ थी कि नहीं, यहूदी एक नस्ल है और नस्ल के तौर पर इनको ये हमारे जर्मन नस्ल का हिस्सा नहीं है, तो जर्मन राष्ट्र नहीं, नस्ल है। तो जर्मनी की भाषा श्रेष्ठ, जर्मनी के जो जर्मनी का एक धर्म, एक भाषा, एक नस्ल, एक पर आजकल बहुत जोर रहता है, आप जानते हैं। तो वो क्या एक है, ये आप समझने की कोशिश करिए। तो वो विचार वहां से आता है कि राष्ट्र वही हो सकता है, इसमें लोग मिलजुल के नहीं रह सकते हैं, राष्ट्र में लोग मिलजुल के नहीं रह सकते हैं, उसमें विविधता का कोई स्थान नहीं है, उसमें सबको एक प्रकार का होना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर राष्ट्र का आपको मजबूत बनाना है, तो केवल एक नस्ल ही वहां पर उसके अधिकार होंगे। और कितने इसके भयानक परिणाम थे इस समझ के, आप ये सोचिए, मैं भी उस पर चर्चा करूं। तो ये विचार कई नौजवान लोगों को बहुत अपील करता था कि अच्छा, हम इसलिए बेरोजगार हैं, इसलिए गरीब हैं कि ये यहूदियों ने हमारे सब अच्छे अच्छे जितने, उसमें कोई विश्लेषण नहीं है, उसमें कोई आंकड़े नहीं है, बस ये एक समझ बन जाती है कि नहीं, ये हमारे रोजगार छीन रहे हैं, इनके पास पैसा है, ये इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। फिर भी ये देखिए साहब, कितने ये कितने धनवान हैं, कितने बिजनेस इनके पास है, कई थे। ऐसा नहीं है कि, ये भी हमें को ध्यान में रखना चाहिए कि यहूदी तो अधिकतर जो थे तो गरीब यहूदी थे या मिडिल क्लास यहूदी थे, सब थोड़े बहुत बड़े उद्योगपति थे या बहुत बड़े बिजनेस वाले नहीं थे। लेकिन ये बात फैलानी शुरू करी नाज़ी समझ। तो राष्ट्र को मजबूत बनाना है, उसमें जो यहूदी हैं या जो गैर जर्मन है, गैर जर्मनों में और भी कई आ जाते हैं लोग जो खाना बदोश वगैरह हैं, वो भी वो इसका हिस्सा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र को कमजोर करते हैं,
क्योंकि वो राष्ट्र को कमजोर करते हैं। सो जर्मनी में हम इसलिए हारे थे प्रथम महायुद्ध में, क्योंकि राष्ट्र मजबूत नहीं था। राष्ट्र मजबूत इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें ये सब तत्व मौजूद हैं, ये हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। अगर इन तत्वों को हटा दिया जाए तो हमारा राष्ट्र फिर से मजबूत हो सकता है। तो ये एक समझ। तो अगर कोई, और फिर नाज़ी समझ के, अब अगर इस विचार को कोई कंटेस्ट करेगा, कोई कहेगा कि नहीं ये बात नहीं है, हम नहीं मानते हैं, तो उसको या तो मार डालो या जेल में डाल दो। इसीलिए 1933 में जब हिटलर चांसलर बना, चांसलर लगभग समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर के बराबर, मतलब वही लगभग है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मुख्य जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं जर्मनी का, जब उसको 1933 बनाया, और मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा 1933 में क्या हुआ। तो सबसे पहले जो नाज़ी गढ़ था दक्षिण जर्मनी में, नाज़ी गढ़ था, उनका जो क्षेत्र है बावेरिया, जहां पे म्यूनिख शहर है, वो उसका कैपिटल है, उस एरिया उसकी राजधानी है। वहां पर जब हिटलर जब प्रधानमंत्री बना तो बावेरिया में जो उनका गढ़ था दक्षिण जर्मनी में, वहां पर जो पुलिस का चीफ था हिमलर, जो बाद में हिटलर के जो 4 या 5, हम 9 रत्न की बात करते हैं, वो 5 रत्न थे उनके, तो जो सबसे घिनौने फांसीवादी थे, गोएबल्स, हिमलर, गोयरिंग, उनमें से एक था। तो उसने, वो पुलिस का चीफ था बावेरिया का, उसने सबसे पहले कंसंट्रेशन कैंप स्थापित करा। बाद में ये कंसंट्रेशन कैंप इस्तेमाल हुए यहूदियों को खत्म करने के लिए, लेकिन सबसे पहला डाचाओ में, बावेरिया में, म्यूनिख के पास है वो स्थान, वहां आज भी अभी भी मेमोरियल है, वहां पर वो स्थापित किया गया कंसंट्रेशन कैंप, कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके और वहां रखने की। कि जेलों में जगह नहीं है कम्युनिस्टों को रखने की इतनी, ये अराजकता फैला रहे हैं। आप भाषा देखिए आज की भाषा से कितनी मिलती है। ये अराजकता फैला रहे हैं, ये गंदे विचार फैला रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। इनको, हमें इनके लिए एक विशेष जेल होना चाहिए। उसके लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया। जो पहला कंसंट्रेशन कैंप था शुरू में 5000 लोगों का था, फिर बड़ा होकर और उसमें कम्युनिस्ट डाले गए 1933 के बाद, और उनको अधिकतर को मार दिया गया, अधिकतर को मार दिया। वो मॉडल था और कंसंट्रेशन कैंप्स का डाचाओ जो था, जो कम्युनिस्टों के लिए सबसे पहले स्थापित किया गया था 1933 में हिमलर द्वारा बावेरिया के पास, बावेरिया में जो नाज़ीज का सबसे बड़ा गढ़ था, मुख्य गढ़ था। तो मैं 1933 की जरा सी बात कर लूं, क्योंकि 1933 में किस तरह से दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, इतने इस हिटलर जैसे व्यक्ति को, और उसके साथ भी थे, हिटलर को कभी आप ये मत सोचिए कि वो अकेले वो चला रहा था, उसका पूरा एक पूंजी, बड़े पूंजीपतियों से समर्थन था, सेना से समर्थन था, और उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी कई और लोग थे जो उस विचार को आगे बढ़ा रहे थे, उसको और मजबूत कर रहे थे। तो 1933 में क्या हुआ, किस तरह से दक्षिणपंथी जो ताकतें होती हैं इस प्रकार के व्यक्ति को और इस प्रकार की पार्टी को आगे बढ़ाती हैं, जो आज अलायंस कर रहे हैं हमारे बीजेपी के साथ, वो चाहे जेडीयू हो, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, वो चाहे और भी क्षेत्रों में जो उनके उत्तर पूर्वी भारत में कई और उनके एलाइज हैं, तो वो भी आप देखिए, या शिवसेना हो या शिवसेना का एक गुट हो, कि किस तरह से मजबूत करते हैं वो। तो 1932 में, 1933 में जब ये चांसलर बना, तो जरा सा मैं 2-4 मिनट लेना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1932 में जर्मनी में इलेक्शन हुआ, 2 इलेक्शन हुए। उस समय नाजी पार्टी काफी ताकतवर हो चुकी थी, कुछ वर्षों में काफी उसकी जो पार्लियामेंट थी, जो वहां की राइक्सटाग कहलाती है उनकी पार्लियामेंट, उसमें उनकी बहुत सीटें थी। इलेक्शन में वो काफी विजय प्राप्त कर चुके थे। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी दूसरे स्थान जर्मनी में, केपीडी, जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी, वो दूसरे स्थान पर।
तीसरे स्थान पर एक पुरानी सोशलिस्ट पार्टी थी जिससे कम्युनिस्ट निकल कर आए थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तीसरे स्थान पर थी। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे वो काफी बड़ी संख्या में पार्लियामेंट में थे। दूसरे पहले स्थान पर नाजी, दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट, तीसरे स्थान पर सोशलिस्ट, और उसके बाद कई दक्षिणपंथी पार्टियां। जुलाई में एक इलेक्शन हुआ जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से सरकार नहीं चल पाई। उसके बाद 1932 नवंबर में फिर इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में नाजी पार्टी का वोट कम हुआ। उसकी सीटें 580 के करीब सीटें थी, उसमें से 34 सीटें उनकी घट गई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरी। लगभग 190 सीटें थी उनकी। कम्युनिस्टों की लगभग 125 सीटें थी, सोशलिस्टों की लगभग 100 सीटें थी। कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि गठबंधन के बगैर सरकार बना ले, और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट अगर साथ भी हो जाते तो भी वो सरकार नहीं बना सकते थे। लेकिन फिर भी जो दक्षिणपंथी थे उनको ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो, कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी जो है मिलाकर लगभग 220 सीटें थी उनकी, कि कहीं ये कुछ इधर उधर से करके गठबंधन ना बना ले, तो किसी तरह से इनको रोका जाए। उसके लिए अगर हमें हिटलर के साथ हाथ जोड़ मिलाने हैं तो हम वो मिला लें। नई सरकार बनी, कोएलिशन सरकार थी, जिसमें जो कैबिनेट थी उसमें हिटलर चांसलर बना, प्रधानमंत्री, और लेकिन उन कैबिनेट में सिर्फ उनके 3 मेंबर थे। 11 सदस्यों की कैबिनेट थी, उसमें सिर्फ 3 सदस्य जो थे वो नाजी पार्टी के थे, बाकी सब और जो दक्षिणपंथी पार्टियां थी उनके मेंबर थे। तो 8 और मेंबर, 3 ये, और उनका विचार ये था, जो इस पर बहुत शोध हो चुका है, इसलिए हम जानते हैं किस प्रकार से उनका पत्र व्यवहार आपस में चल रहा था, कि हिटलर को हम कंट्रोल कर लेंगे, उसको 3 दे दो कैबिनेट पोस्ट, हमारे पास तो 8 लोग हैं, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। हिटलर ने चांसलर बनते ही इतनी तेजी के साथ अपने सत्ता में के ऊपर अपने आप को मजबूत करा नाजी पार्टी ने, कि फिर उसके बाद किसी को अवसर मिला है। सबसे पहले तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर और पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आग लगा दी, और यह कह दिया कि ये तो कम्युनिस्टों ने लगवाई है, और कम्युनिस्टों के ऊपर मुकदमा चला। उस वक्त कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बहुत बड़े लीडर थे, जॉर्जी दिमित्रोव, बुल्गारिया के, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चला। और लेकिन उसके साथ साथ क्या किया गया कि एक ऑर्डिनेंस पास किया, लॉ पास किया गया, जिसमें यह कहा गया, जिसमें जो सिविल लिबर्टीज थी वो सस्पेंड कर दी। क्या अराजकता की स्थिति है, अब सिविल लिबर्टीज सस्पेंडेड है। उसके बाद जो तेजी के साथ और घटनाक्रम है, एक के बाद एक कानून है, एक कानून उसके कुछ ही समय बाद हुआ, कुछ महीनों बाद, जिसमें यह था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये ध्यान में रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किस प्रकार से भी ये प्रयास किया जा रहा है हमारे संविधान को उसमें परिवर्तन करने के लिए, कि संविधान में अगर सरकार चाहे, इसको ध्यान में रखिए, लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट की तो जो उसकी जो गतिविधि, जो उसकी जो अपना कार्य सीमा थी वो को सीमित कर दिया गया था इस वो राइक्सटाग की फायर के बाद, पार्लियामेंट की आग जो लगी थी और सिविल लिबर्टी सस्पेंड की गई थी उसके बाद। लेकिन इस कानून में ये था कि जो संविधान में अगर कोई कैबिनेट चेंज करना चाहे, सरकार चेंज करना चाहे, जो बहुत बुनियादी ना हो, तो वो उसको करने की अनुमति है। क्यों अनुमति है? क्योंकि अराजकता की स्थिति है। देखो पार्लियामेंट में आग लगा दी, देखो राइक्सटाग में आग लगा दी। अगर यह राइक्सटाग में आग लगी है तो जाहिर बात है कि यह बहुत गंभीर स्थिति है। इस तरह से ये हिटलर ने, नाजी पार्टी ने अपने आप को बहुत मजबूत करा, उसके साथ कई और कानून पारित करे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका उसके बाद जो
प्रयास था अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ, तो सैन्यकरण बहुत तेजी के साथ हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने का प्रयास, फिजिकली कितने कम्युनिस्टों को जेलों में डालकर, मारकर, उनकी हत्याएं कर कर, जो 1933 और 1900 अगले उसके 1933 के बाद के कुछ वर्ष हैं, उसमें कम्युनिस्टों के विरुद्ध जो दमन है, वो उसकी जो उसका जो इतिहास है, वो अपने आप में बहुत ही उसको जो बताता है कि इस प्रकार की जब फासीवादी ताकतें सत्ता में आती हैं तो किस तरह से कम्युनिस्टों को अपना सबसे महत्वपूर्ण शत्रु मानती है। फिर उसके सैन्यकरण के साथ फिर 1919 के बाद हिटलर ने अपना जो विस्तारवादी नीति है नाजियों की, वो शुरू। 1938 में ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा, ये महायुद्ध से पहले है। 1938 में पहले उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के लोग भी जर्मन बोलते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा ही हिस्सा है। किसी समय ऐतिहासिक कारणों से अलग हो गए थे, सब जर्मन एक साथ रहेंगे, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा सब जर्मन के लिए इतनी जगह नहीं है, कुछ ये जो गैर जर्मन है वो इस क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखा है, तो उनके जो देश हैं उनको भी एक सम्मिलित करो जर्मनी में। तो चेकोस्लोवाकिया